अंदर नहीं आएंगे, खाना खाने का टाइम नहीं आएंगे। तो इन दोनों से मुझे एक बात पता लगी कि ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, हो सकता है आप भी कर रहे होगे, लेकिन ये थोड़े ओपन हो गए। इन्होंने बताया सर हमारी तो ये प्रॉब्लम है कि दमक के अंदर जितनी आईडी लग रही हैं ये दोनों खुद लगाते हैं। तो अगर दमक में आने वाले टाइम में 100-200 आईडी लगने लग जाएंगे तो इनका काम अकाउंटेंट का हो जाएगा, ये सिर्फ आइडिया लगा रहे होंगे, लीडर वाला काम बंद। तो समझने वाली बात क्या है कि हमारा काम डुप्लीकेशन का है, मुझे अपने जैसे लोग तैयार करने हैं। अगर मैं सर्विस दे रहा हूं पर डुप्लीकेशन और एडिटिंग बना रहा तो मेरे लिए आगे बिजनेस करना कंटिन्यू डिफिकल्ट होता जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अंदर जब हम किसी नए पर्सन को बताते हैं तो हम उसको बताते हैं कि 95% लोग जो है उनकी सोच की वजह से करीब हैं और 5% लोग उनकी सोच की वजह से नहीं है। 95% लोगों को जब हम बोलते हैं कि एक दिन में कितने घंटे काम कर सकते हो तो उनका आंसर होता है 14, 15, 16 घंटे मैक्सिमम। लेकिन अगर आप इस 5% वाले बिजनेस माइंडसेट वाले लोगों से पूछो कि एक दिन में कितने घंटे काम हो सकता है तो इसका पहला आंसर होता है कि ये बताओ पैसा कितना मिलेगा। अगर पैसा मिलेगा तो 3 लाख घंटे भी एक दिन में काम हो सकता है, पॉसिबल है। 24 लाख घंटे भी एक दिन में काम हो सकता है कि 3 लाख लोगों को नौकरी पे रखूंगा, 8-8 घंटे काम कराऊंगा, 24 लाख घंटे इसके लिए काम होगा। दिस इज बिजनेस माइंडसेट। लेकिन जॉब माइंडसेट क्या है, सर 14 घंटे काम करूंगा, ओवर टाइम दोगे तो 16 करूंगा, अब 8 घंटे तो सोऊंगा ही ना। तो ये क्या है, इस तरह का माइंडसेट। और माइंडसेट ही आपकी वेल्थ को डिसाइड करता है। इसीलिए क्या है, दुनिया के 95% लोगों के पास सिर्फ दुनिया का 5% पैसा है और दुनिया के 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है। बहुत सारे लोग आए, फिलोसफर्स आए, उन्होंने कहा दुनिया का सारा पैसा बराबर बांट दो सब लोगों को, सब समान हो जाएंगे, कोई अमीर गरीब नहीं रहेगा। फिर प्रैक्टिकल बात आई कि विद इन अ ईयर अमीर आदमी के पास वो पैसा वापस पहुंच जाएगा और गरीब आदमी फिर से गरीब हो जाएगा क्योंकि उसके पास स्किल्स ही नहीं है उस पैसे को संभालने में। तो पैसा किस चीज की वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ द हैबिट्स एंड स्किल्स। 5% लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो 95% लोग नहीं कर रहे। तो जैक मा ने क्या कहा, वो आपने सुना होगा, 1 दर्जन केले हैं, 2000 रुपए के हैं, क्या लोगे? बंदर क्या लेगा? केला। हम क्या लेंगे? पैसे। ये आम माइंडसेट है 95% लोग। मैंने बोला था एक ही चीज उठानी, मैं तो केले भी खाऊंगा और 2000 रुपए भी ले लूंगा, वो बाद में केले खरीदने का काम आता है। हम क्या करते हैं, जॉब माइंडसेट वाला वो यही करता है, बोलता है सर मैं नौकरी पकड़ूंगा, और उसको बिजनेस मिले तो बोला सर मैं बिजनेस पकड़ लेता हूँ, नौकरी छोड़ दूंगा, एक ही चीज पकड़ता है। तो हमें हमारे न्यू पर्सन को, ये मतलब बहुत डिटेल की ट्रेनिंग है, एक दिन की ट्रेनिंग इसी स्लाइड पे हो सकती है। ये पूरी बुक का समरी है रॉबर्ट कियोसाकी की बुक का। तो ये आप उसको बताते हैं और बताते क्या है कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको क्या बदलना पड़ेगा? चेंज आवर माइंडसेट। माइंडसेट बदलना पड़ेगा, सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। क्योंकि उसी भगवान के आगे एक इंसान जाके कहता है कि भगवान मेरा 5000 का सैलरी बढ़ा दो तो मैं तुझे 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा पशुपतिनाथ जी को। और उसी मंदिर में जाकर एक इंसान कहता है कि भगवान तो है ही नहीं। भगवान भी टेंशन में आ गए कि क्या बात है। तो उसने बोला कि मैंने पिछले साल इतनी मेहनत करी और आपने मुझे दिया ही क्या, 100 करोड़ बस। मैं तो तब मानू तू है जब इस साल तू मुझे 500 करोड़ दिया, और तूने अगर भगवान मेरे को 500 करोड़ दिया तो मैं तुझे 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब हमारे पापा ने, दादाजी ने, सब लोगों ने क्या बताया है, भगवान सबकी सुनता है। तो जिसने बोला था 5000 रुपए बढ़ाओ, उसके 5000 रुपए बढ़ गए, बोला हे पशुपतिनाथ जी तू महान। और जिसने 500 करोड़ मांगे थे उसके थोड़ा वैट काटने के बाद भी 400 करोड़ तो आ ही गया। तो अब बताओ गलती किसकी, पशुपतिनाथ की गलती है या मांगने वाले की गलती है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइंडसेट बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा। जब बड़ा सोचेंगे तो बड़ी प्लानिंग होगी, बड़ी प्लानिंग होगी बड़ा एक्शन प्लान बनेगा और उतनी फिर मेहनत होगी। और अगर हम क्या करते हैं, भी आप अपने सब घरों में बच्चों को ये बताते हो कि बेटा 100% मार्क्स की तैयारी करेगा तो कम से कम 70-80 आएंगे, ये बच्चों को तो सिखाते हैं लेकिन खुद भूल जाएंगे।
और घर में क्या बोलते हैं, बच्चा बोलता है पापा पास तो हो ही जाऊंगा, तो बोला पास होने के लिए पढ़ा रहे थे तो लेकिन हम अपनी लाइफ में जब काम करते हैं तो क्या करते हैं, हम सोचते हैं बस यार जितना आ रहा है बस इतना ही आता रहे तो कंफर्ट जोन है, बढ़िया चलता रहे। लेकिन हमें बताना क्या है, बताना है माइंडसेट के बदलने के बारे में। पहले खुद का बदलना है, फिर किसका बदलना है, टीम का। भाई तुम्हारी टीम का क्रॉस लाइन का तो नहीं बदलोगे, आगे निकल जाएगी। अपना देखो, अपना खुद का पेट भरोगे पहले। जो राजा खुद भूखा है उसकी प्रजा पेट नहीं भर सकता कभी। अपलाइन का चेक नहीं बन रहा, टीम का चेक बन रहा है, हो ही नहीं सकता। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि हम शुरुआत में काम करते हैं माइंडसेट पे, और हम बताते हैं कि डेफिनेटली हम पैसा कमाने आए हैं, लेकिन अर्निंग से पहले लर्निंग जरूरी है, क्योंकि स्किल्स अगर नहीं हुए तो पैसा नहीं आ पाएगा। और इसीलिए क्या लर्न करना पड़ेगा, डेजॉय ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन डेजॉय कोई ऐसा नहीं है कि डेजॉय ज्वाइन करने से कोई कामयाब हो जाए। और अगर अभी 1 साल हुआ है तो डेजॉय में आपको फेलियर के भी उदाहरण मिलेंगे, लोग फेल भी होंगे डेजॉय में। कॉलेज में भी कोई पर्सन टॉप करता है, उसी कॉलेज में लोग फेल होते हैं। क्यों? जो कॉलेज के सिस्टम को फॉलो करता है वो कॉलेज में टॉप करता है, जो कॉलेज में क्लास ही नहीं लगाता वो एग्जाम में फेल हो जाता है, वो उसी कॉलेज से फेल होकर निकलता है। तो फेल होने वाले से पूछोगे तो वो बोलेगा कॉलेज कैसा है, बेकार है, मैं तो अच्छा था, कॉलेज ही खराब था। लेकिन जो उसी कॉलेज से टॉप करके निकला है वो क्या बोलेगा, अच्छा है, बेहतरीन है, मस्त है। तो एक्चुअली में क्या होता है, लोग स्किल्स पे ध्यान नहीं देते हैं और क्या करते हैं, सारी उम्र अपराध यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईने को साफ करता रहा। तो हम अपने स्किल्स पे अगर काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे। और फिर फेल होंगे तो या तो बोलेंगे अप्लाई खराब थी, प्रोडक्ट खराब था, कंपनी खराब थी, मैनेजमेंट खराब थी, मैं बढ़िया था। पर ऐसा मैं 5 कंपनियों के साथ कर चुका हूं, मेरा कहीं कुछ नहीं बना, अब मैं 6ठी की तलाश में। पर जब तक वो क्या नहीं बदलेगा, स्किल्स, तब तक उसकी जो अचीवमेंट्स हैं वो नहीं बदलेंगे। और लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मोस्ट पीपल डोंट हैव अ इनकम प्रॉब्लम, दे हैव स्किल प्रॉब्लम। लोगों को पैसा नहीं आ रहा, पे आउट नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, काम करना कैसे है, वही नहीं बना। तो बिजनेस प्लानर गाइड क्या करेगा, समझ पा रहे हो, क्लियर हो पाएगा बेसिक चीजें। तो बिजनेस प्लानर गाइड क्या करेगा, स्किल्स लर्न करवाएगा, माइंडसेट को इंप्रूव करेगा, ताकि आपको बार बार लीडर की काउंसलिंग ना करनी पड़े और वन टाइम ही आप उसका बेसिक क्लियर कर दें। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि उसको बीपीओ बनाना है, डेजॉय बिजनेस ओनर बनाना है। वो इस चीज पे ना जाए कि एक टीम तो मेरी अपलाइन चलाएगी, मैं एक टीम चलाऊंगा। तो 3 साल के बाद उसकी शादी होगी, बच्चे हो गए, वाइफ ने बोला कि अब इस महीने कितना पैसा फीस देनी है, बच्चे की रेंट देना है, गाड़ी की ईएमआई है। तो वो अपनी वाइफ को बोला इस महीने तो मेरी अपलाइन ने काम ही नहीं करा, 1 लाख तो मेरी अपलाइन चला रही, 1 मैं चला रहा, इस महीने अपलाइन ने काम नहीं करा, इसलिए क्या हुआ, मैचिंग ही नहीं हुई। तो फिर वाइफ क्या करे, वाइफ ने तो आपसे शादी की है, तब तो आपने नहीं बताया था कि 1 लाख मैं चलाऊंगा, 1 लाख मैं चलाऊंगा और 1 लाख मेरी अपलाइन चलाई। तो वाइफ भी सोचती कि यार ये बात आदमी सही नहीं है। तो आपके करियर की, आपकी वाइफ की, आपके पेरेंट्स की और आपके करियर की जिम्मेदारी किसके पास होनी चाहिए, एक आदमी को तो पता है अपने पास होनी चाहिए। आप सबको पता है आपका करियर किसके हाथ में है, उनके हाथ में। कोई ऐसा नहीं है जो अपलाइन के हाथ में है। अपलाइन ने बोला था 1 लाख जिंदगी भर तेरी मैं चलाऊंगा, 4 महीने बाद वही चला गया। अब आप क्या करोगे, भले ही 10 लाख बीबी मैच हो रहा था, लेकिन वो गया और उसके साथ 10 लाख बीबी गया, अब 1 ही लाख बचा है। अब आप ऐसे खड़े हो, लंगड़ी लंगड़ी लंगड़ी, क्या होगा। तो मैंने जो बेसिक्स लर्न करे थे वो क्या था, मेरा करियर, तो मेरे करियर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में होनी चाहिए।
डेफिनेटली अपलाइन हेल्प करेगी। ये तो बिजनेस का रूल है, 2 टीम बनेंगी तो बिजनेस का अपलाइन का सपोर्ट तो आएगा। लेकिन मैं डिपेंडेंट अगर हो जाऊंगा तो कभी भी डीबीओ नहीं बन पाऊंगा, बिजनेस ओनर नहीं बन पाऊंगा। तो मैं आपको इस बिजनेस प्लान गाइड से आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप अपनी दोनों टीम्स को रन नहीं कर रहे तो अपने आप को लीडर कहना बंद कर देना। कितने ही बड़े हो जाओ, आप एमराल्ड बन जाओ, डायमंड बन जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ, लेकिन आपके दोनों बिजनेस सेंटर अगर आपके पास नहीं है और किसी और को दे रखा है अपने करियर की जिम्मेदारी, तो भले ही आप डायमंड बन जाओ, हम एज ए ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी तो आपको लीडर नहीं मानेगी। ये मैं आपको आज क्लियर कर रहा हूं। क्योंकि जब मुझे आपके साथ बैठना होगा, मान लो मैं रवि जी के साथ बैठूं काउंसलिंग करने के लिए कि इनका बिजनेस प्लान करना है यार, इनका 1 करोड़ कैसे बनेगा, तो ये बोलेंगे सर मैं एक चला रहा हूं, दूसरी तो मेरी ये चला रहा है। तो मैं बोला भाई तेरे साथ क्यों बैठूं, फिर उसको भी बोला, क्योंकि उसके साथ भी बैठना पड़ेगा। तो गड़बड़ है ना, है कि नहीं गड़बड़? और वो नहीं आए तो शुरुआत में ही अगर आपने ये कल्चर बिल्डअप कर लिया कि मुझे अपने दोनों टीम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, अपलाइन सपोर्ट करेगी, अपलाइन का मीटिंग लो, लेकिन मेरे दोनों बिजनेस सेंटर का कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए, तो हम उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? हम नहीं बोलेंगे, बोलो, हम नहीं बोलेंगे डीबीओ। ये जो तुम चिल्लाते रहो स्टेज से, हम भी कंफर्ट जोन में हैं। हिपोपोटामस की खाल लगा रखी है, इंजेक्शन भी लगाओगे तो अंदर ही जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेरे दोनों बिजनेस सेंटर अगर मेरे कंट्रोल में है तो ही मैं डिजॉय बिजनेस ओनर बनूंगा, कहलाऊंगा। क्लियर? अब जब हम स्टार्टअप करते हैं तो सबसे पहले जो चीज हम बताएंगे वो है 100% प्रोडक्ट यूजर। यानी हमारे बिजनेस के अंदर अगर सामने वाला पर्सन प्रोडक्ट यूजर नहीं है तो वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा है, वो शायद नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है या कुछ और ही कर रहा है, स्कीम स्कैम कुछ। क्योंकि जब तक डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट नहीं है तब तक वो बिजनेस का पार्ट नहीं है। तो 100% प्रोडक्ट यूजर जब हम बनते हैं तो कई चीजों के बेनिफिट आपको मिलते हैं। अब ये इंग्लिश में लिखा है, आपको नेपाली में मिल जाएगा, हिंदी में मिल जाएगा आने वाले टाइम में, तो मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है, इससे ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बनती है। आप पे लोग विश्वास करते हैं क्योंकि आप बोलते हो कि मैंने खुद खाया है या मेरी मम्मी ने ये प्रोडक्ट खाया है। तो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बनाने के लिए हमें कल्चर किस चीज का बनाना है, हम नहीं बोलेंगे 100% प्रोडक्ट यूजर। इससे क्या होता है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता पाते हैं कि मैंने पर्सनली यूज करा है, मेरी वाइफ ने पर्सनली यूज करा है, मेरी फैमिली में पर्सनली यूज हुआ है। तो ये सामने वाले को रिलेशनशिप मार्केटिंग है, क्योंकि तो रिश्ता काम करता है। इसीलिए हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। सेकंड, रियल वर्ल्ड नॉलेज आपको मिल जाता है, आपको पता लगता है कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है, इसकी डोजेस क्या होंगी, कैसे यूज करवाना है, और कस्टमर के क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कंसर्न्स क्या हो सकते हैं उसके, कि खाना खाने के पहले खाना है, खाना खाने के बाद में खाना है, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, इसकी वजह से कुछ डाइजेशन इश्यू तो नहीं होगा। ऐसे कई क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जब आप खुद यूज करेंगे तो आप इन क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। सेकंड, इससे प्रोडक्ट यूजर बनने से आपकी सेल्स पिच भी अच्छी होती है। यानी एक तो एनर्जी आपके अंदर आती है क्योंकि कॉन्फिडेंस फेस पे नजर आता है कि हाँ ये मैंने यूज करा हुआ है, और जब आप जेन्युइनली उस प्रोडक्ट पे बिलीव करते हैं तो आपके चेहरे पे नजर आता है, आप उसको नोटिस कर पाते हैं, सामने रिलेट कर पाते हैं हम कस्टमर के क्वेश्चंस के साथ, कि सामने वाला पर्सन जो है वो प्रोडक्ट अगर आपने खुद यूज करा हुआ है तो कस्टमर को आप बता पाएंगे कि हाँ ये वाली हेल्थ कॉम्प्लिकेशन मुझे भी हो रहा था, ये वाला हेल्थ प्रॉब्लम मुझे भी हो रहा था, तो इसीलिए मैंने भी ये वाला प्रोडक्ट खाया था, आप खाएंगे तो आपको भी बेनिफिट हो सकता है। और तीसरा आता है आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है कि आप प्रोडक्ट को अच्छी तरह से समझा पाते हैं सामने वाले, क्योंकि आपने पर्सनली उस प्रोडक्ट को यूज करा होता है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कौन से प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट चाहिए,
तो आप क्या बोलोगे, सर ये वाला पार्ट मैंने यूज करा था, इसमें मुझे ना थोड़ा सा ऐसे लगा, इसकी पैकेजिंग उतर गई। तो ये कब बताते हो आप, जब आपने खुद यूज करा होगा। तो वैसे ही और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग टीम। अगर स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करनी है तो कल्चर बिल्ड करना पड़ेगा, हैबिट्स बिल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि टीम वो नहीं करती जो आप कहते हो, टीम क्या करती है, जो आप करते हो, है ना। तो इसीलिए लीडिंग बाय एग्जांपल, आप जब खुद यूज करोगे तो आपकी टीम भी उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट आप कर पाओगे, बता पाओगे और दूसरों को भी इंस्पायर कर पाएंगे। आने वाले टाइम में आपके यहाँ पे प्रोटीन भी लॉन्च होगा, वेट लॉस के प्रोडक्ट भी लॉन्च होंगे। तो इन सब प्रोडक्ट में कल्चर बिल्डअप करना बहुत जरूरी होता है कि जब मैं अपने ऊपर काम करूंगा तो दूसरे लोगों को भी इंस्पायर कर पाऊंगा अपनी टीम के अंदर कि भाई मैंने अपना नाइट मील को जो है वो रिप्लेस करके मैं एम्पल मील खा रहा हूं। तो जब ये मैं लोगों को अपनी टीम में कम्युनिकेट करूंगा तो मेरी टीम भी उस चीज पर काम करेगी। अगर आप हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और हेल्थ इंडस्ट्री में काम करते हुए आपको कोई ये पूछ ले कि आपकी खुद की तो हेल्थ खराब है और आप हेल्थ प्रमोट कर रहे हो, तो कितनी शर्म की बात हो जाएगी। और अगर आपकी टीम के सामने आप ही अपलाइन बनकर गए थे, चलो तुम्हारी सेल मैं निकालूंगा, और आपकी 5 लीडर पीछे बैठे हुए हैं, आप आगे हो गेस्ट का फॉलोअप लेने दूसरी कंपनी वाले का, और उसने आपके सामने बोल दिया, क्योंकि मेरे सामने हुआ था एक एग्जांपल ऐसा। तो एक कंपनी जिसमें से आप कई लोग पहले रहे हुए हो, तो उस कंपनी का एक बड़ा लीडर था जिसकी 1 करोड़ की इनकम थी। तो उस लीडर को वो सेल्स पिच में किसी ने ये बोला कि अगर तुम्हारी कंपनी का ये वेट लॉस वाली जो रेंज है, कुल्फी फ्लेवर, ये फ्लेवर, वो फ्लेवर, अगर ये काम करते हैं तो तुम्हारी ये टॉप ऑफ लाइन पुतले की नहीं हो रही। तो उसका आंसर मेरे पास भी नहीं था। तो मैं बोला भाई ये तो यही आंसर देंगे, यही है लीडर। तो हम हेल्थ इंडस्ट्री में कभी नहीं काम कर सकते जब हम खुद हेल्थी नहीं हो। तो कल्चर बिल्डअप करने के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आप इसी चीज को ट्रेनिंग दे पाएंगे, क्योंकि आपको प्रोडक्ट पता है कैसे यूज करना है, क्या बेनिफिट आपको आ रहे हैं, और साथ में टीम का मॉरल भी आप बिल्ड कर सकते हैं। अब जैसे हमारा एम्पल मील है, प्रोटीन है, अब मैंने उसको पर्सनली यूज किया, मैंने 7 kg वेट रिड्यूस किया है, तो मुझे पता है कि ये काम करता है। अब मुझे अगर इस चीज पे लग जाऊं कि मुझे उसी पे अब पूरा रिजल्ट निकालना है, तो मुझे लगता है 3 महीने लगेंगे, उसमें मुझे ट्रैवल नहीं करना, बस मुझे उस प्रोडक्ट पे काम करना है। लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर मैं अपना इस ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरी बना सकता हूं कि 6 महीने पहले मैं ऐसा दिखता था, 6 महीने बाद अब मैं ऐसा दिखता हूं। तो मेरा फ्रेंड सर्कल से लेकर फैमिली सर्कल तक सब नोटिस करेंगे और वो प्रोडक्ट बाय करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग ना करें, फिर भी बाय करें। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है अगर आप कंज्यूमर बेस बनाना चाहते हो। तो इसीलिए आपकी स्ट्रॉन्गर टीम बनाने में आपको मदद करता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है इसमें, वो है आपका अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। आपको चैलेंजेस पता लगते हैं कि कस्टमर क्या मांग रहा है। कस्टमर कह रहा है कि सर मुझे तो ये टैबलेट में चाहिए या ये कैप्सूल में चाहिए। आपको पता लगता है कि आपकी कॉम्पिटिटर कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, उनका हमसे अच्छा है, उनका हमसे सस्ता है, उनका हमसे टेस्टी है। तो आपको कब पता लगेगा, जब आप पर्सनली यूज करेंगे। इसलिए ये भी जरूरी होता है। और उसके बाद मार्केट के ट्रेंड्स का आपको पता लगता है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है या नहीं आ रही है। मार्केट में किसी और प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है तो वो प्रोडक्ट आप अपनी कंपनी तक कम्युनिकेट कर सकते हैं कि सर ये प्रोडक्ट की बहुत रिक्वायरमेंट आ रही है, या ये प्रोडक्ट मेरा जो है ये इस फॉर्म में होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको तब पता लगेंगी जब आप अपनी प्रोडक्ट को पर्सनली यूज कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम एक चीज प्रमोट कर रहे हैं, वो क्या है कि हमें सिंपल बात समझनी है कि हमें अपने बिजनेस को बड़ा करना है, पे आउट बड़ा करना है, तो उसके लिए हमें टर्नओवर बड़ा करना है। ये तो सबको पता है। होता है। यस सर। हम नहीं बोलेंगे। यस 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 नहीं बोलेंगे। यस बोलेंगे ना? यस बोलेंगे सर। रात तो बोल जाओगे। खाना बनेगा क्या? सब चेंज होला। तो हमें क्या इंपॉर्टेंट है, हर पर्सन लीडर नहीं बन सकता, लेकिन हर पर्सन नेपाल में कंज्यूमर तो बन ही सकता है। यस सर। अंडा बाहर से टूटेगा तो ऑमलेट बनेगा, और अंदर से टूटेगा तो चूजा निकलेगा। तो या तो कस्टमर बनेगा या फिर लीडर बनेगा। कस्टमर बनेगा तो एक बार तो खाने का काम आएगा, रिटेल प्रॉफिट तो आएगा ही,
और अगर लीडर बन जाए तो जिंदगी भर। तो कम से कम कंज्यूमर तो उसको बनाना है, तो उसके लिए हमें एक कल्चर बिल्ड करना है, हैबिट बिल्ड करनी है। वो क्या है? चेंज योर शॉप एंड चेंज योर लाइफ। जैसे अगर मैं किसी से भी पूछूं, मान लो मैं गिरधर जी से पूछ लेता हूं कि गिरधर जी कितने साल हो गए शादी को, तो हो सकता है 30+ ईयर्स हो गया होगा गिरधर जी। 27, चलो हो ही गए, 3 साल हो रहे हैं। तो मान लो 30 ईयर्स हो गए गिरधर जी की शादी को, तो 30 ईयर्स में इनके घर में 5000 रुपीज की ग्रोसरीज आती हैं हर महीने। तो एक साल में कितने का सामान आया? 12 मंथ्स में 60,000, 60,000 रुपए का राशन। राशन समझते हो ना? 60,000 रुपए का राशन जो है एक साल में उनके घर में आया। और 30 ईयर्स में कितना आया है? 18 लाख, 18 लाख रुपए का राशन ये अब तक खरीद चुके हैं। और हो सकता है एक ही दुकान से खरीदते होंगे, ना वो उनका चाचा, ना ताऊ, ना रिश्तेदार, ना रिलेटिव। 18 लाख रुपए का बिजनेस उन्होंने दे दिया उसको। क्या मिला उनको एक्स्ट्रा? चॉकलेट भी नहीं मिला, सही बात है। लेकिन उन 18 लाख रुपए का बिजनेस से उसको तो बहुत कुछ मिल गया, पर इन्होंने वो 18 लाख रुपए का बिजनेस उसी को क्यों दिया, ये हमें समझना है और यही हमें सीखना है। पहला बात, अच्छा प्रोडक्ट देते होंगे गिरधर जी को, इसीलिए उसकी दुकान से लेते हैं। दूसरा बात, प्राइस सही लगाते होंगे, सर्विस अच्छा देते होंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट देते होंगे, और रिलेशन बिल्ड कर लिया गिरधर जी के साथ। गिरधर जी दुकान पे गए, अरे गिरधर जी छोटू, गिरधर जी का सामान निकाल पड़े। गिरधर जी बोल रहा चलती है अपनी, तो नाम चलता अपना, देखो इतनी भीड़ थी पर सामान पहले मेरा निकाला। तो ये क्या है? रिलेशन बिल्ड कर लिया उसने आपके साथ। वैसे ही गिरधर जी, बार बार गिरधर जी का नाम याद आ रहा है, तो मान लो गिरधर जी को अगर ये मैम के साथ, अपनी वाइफ के साथ जो है साड़ी के शोरूम में गए, अब वहां पर क्या है, गिरधर जी गए, अब गिरधर जी को साड़ी में तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैडम को तो खरीदनी थी। अब मैडम को खरीदनी है 1 साड़ी, लेकिन उसको बेचनी थी 4 साड़ी, तो क्या करेगा? गिरधर जी को बिजी कर देगा। भाभी जी बोलेगा, भाभी जी आप साड़ियां देखो, गिरधर जी को मैं संभालता हूँ। अगर इन्होंने ज्यादा यहाँ ध्यान दिया तो खरीदने नहीं देंगे। तो गिरधर जी को क्या बोलेगा कि आप चाय लेंगे या ठंडा लेंगे गिरधर जी? अब गिरधर जी बोल रहे नहीं अभी तो लूंगा। लेकिन उसके थ्रू उसने क्या कर दिया? इनके साथ रिलेशन बिल्डअप कर दिया। गिरधर जी को लगा मुझसे पूछा था, लेकिन उसकी टैक्टिक्स थी, वो हर किसी से बोलता था कि चाय लेंगे या ठंडा लेंगे सारे दिन, और उसे पता था कि कोई नहीं पिएगा, लेकिन पूछ कर क्या कर दिया? रिलेशन बिल्डअप कर दिया। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कंज्यूमर्स बिल्ड करना चाहते हैं तो हमें ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, और रिलेशन बिल्डअप करना पड़ेगा। और बाकी चीजें कंपनी कर रही है, सर्विस है, प्रोडक्ट क्वालिटी है, और स्कीम्स, ऑफर्स, लॉयल्टी प्रोग्राम, वो सब कंपनी का काम है। आपका काम है रिलेशन बिल्ड करना, ऑनेस्ट रहना और ट्रांसपेरेंट रहना, ट्रूथफुल रहना। अब यहाँ पर हम लोगों तक एक चीज कम्युनिकेट करेंगे कि क्या चीजें आपको बेटर मिल पाएंगी। तो ये आपके लिए इस चीज में रहेगा। पहला, आपको बिल मिलेगा, नॉर्मल शॉप्स पे बिल नहीं मिलता, यहाँ पे आपको बिल और मनी बैक वारंटी मिल रही है कि कंपनी क्वालिटी के लिए आपको अश्योरिटी दे रही है कि हम आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे। डिस्काउंट आपको मिलेगा अप टू 50%, नेपाल में हम बोले तो 10% आप कह सकते हो डिस्काउंट जो रहता है। स्कीम्स ऑफर महीने में 2 बार आपको मिलती हैं, नॉर्मल शॉप्स पे फेस्टिवल्स में मिलती हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हो गए जो आपको शॉप चेंज करने पे मिलेंगे। नॉर्मल शॉप से शॉपिंग करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करना, क्या अंतर इससे आ सकता है? उसी तरह से अगर आप बात करेंगे तो कुछ और बेनिफिट्स जो है आपको आने वाले टाइम में भी मिलेंगे और कुछ मिल रहे होंगे। जैसे यूज ऑफ केमिकल्स आपको नहीं मिलेगा, पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। तो 100% प्रोडक्ट क्वालिटी एश्योरेंस कंपनी आपको दे रही है। नेक्स्ट, डॉक्टर कंसल्टेशन, ये एक पॉइंट है जो नॉर्मल शॉप्स पे नहीं मिलता है। आप कहीं से शॉपिंग कर रहे हैं तो शॉपिंग के साथ आपको फ्री टेलीफोनिक डॉक्टर कंसल्टेशन, ये एक ऐसा फीचर है जो आपको डेजॉय नेपाल दे रहा है, और आने वाले टाइम में हम इसको और बेटर करने जा रहे हैं। उसके बाद एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये भी एक बेनिफिट है जो हम ऐड ऑन करने के लिए अभी वर्कआउट कर रहे हैं, इंडिया में कर चुके हैं, नेपाल के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, होपफुली बहुत जल्दी इसको कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। तो शॉप चेंज करने से क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है कि मैं किसी को भी कन्विंस कर सकता हूं, लीडर ना भी बने तो कस्टमर तो बनेगा ही बनेगा। तो मैं गिरधर जी को बोलूंगा 18 लाख रुपए का राशन पानी आपने खरीद दिया, इंश्योरेंस मिली नहीं मिली, ठीक है, डॉक्टर कंसल्टेशन मिली
नहीं मिली। आज अगर फीवर भी हो जाए या कोई भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो डॉक्टर के पास जाने पे ही 500 रुपए 1000 रुपए का तो वो सिर्फ कंसल्टेशन फीस ले लेता है। तो ये क्या है, एड ऑन बेनिफिट्स है जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसको कम्युनिकेशन में लेकर आ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, ये फर्स्ट पॉइंट था कि कंज्यूमर बेस यानी 100% प्रोडक्ट यूजर क्यों बनना है। नेक्स्ट जो चीज आता है वो आता है शेयर द प्रोडक्ट एंड रिटेल बाय शोइंग देम। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, टीम बिल्डिंग से पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है प्रोडक्ट सेलिंग आनी चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग क्या कहता है, डायरेक्टली सेलिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। तो डायरेक्ट सेलिंग वो तब तक नहीं है जब तक उसमें सेलिंग ना हो। इसीलिए टीम बिल्डिंग डेफिनेटली जरूरी है, लेकिन सबकी टीम एकदम से नहीं बनती है, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं 18 साल से जानता हूं कि किसी की टीम जल्दी बन जाती है, कोई जल्दी जल्दी सिल्वर गोल्ड बन सकता है, और कोई ऐसा होगा जिसकी टीम धीरे बनी या टूट गई या उसने बहुत सारे लोगों को प्रेजेंटेशन दी बट रिजल्ट नहीं आया, और सबका अलग अलग होगा क्वेश्चन पेपर, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एटलीस्ट अगर उसे हम शुरुआत में ही ये सिखा दें कि प्रोडक्ट बेचना भी सीखना है, तो वो कम से कम प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करेगा, प्रोडक्ट का डेमो कैसे दिखाते हैं वो लर्न करेगा, तो प्रोडक्ट सेलिंग कर पाएगा। आप याद रखना, एक और एग्जांपल देता हूं, आप सबने कभी ना कभी स्कूल में एग्जाम दिया होगा। एग्जाम के अंदर दो तरह के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, एक वो होता है जिसमें क्वेश्चन पेपर अलग मिलता है, आंसर शीट अलग मिलती है। एग्जाम दिया? हाँ ना तो बोलो भाई। एक ऐसा होता है जिसमें क्वेश्चन पेपर अलग होता है, आंसर शीट अलग होती है, और एक वो क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें क्वेश्चन लिखा होता है, फिर आंसर के लिए जगह छोड़ी होती है, फिर क्वेश्चन लिखा होता है, फिर आंसर के लिए जगह छोड़ी होती है। यस और नो? लाइन कैसी होती है? कई बार ऐसा होगा आपका क्वेश्चन पेपर एक साथ आएगा जिसमें आपने 15 प्रेजेंटेशन करी, रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उन 15 प्रेजेंटेशन से आपको क्या आ गया, स्किल्स इंप्रूव हुई, प्रेजेंटेशन देना आ गया, और उसके बाद फिर आंसर शीट आ जाती है, यानी उसके बाद आपको फेलियर नहीं आएगा। पर कई लोगों की लाइफ में ऐसा होता है, वो प्रेजेंटेशन देते हैं रिजल्ट आ जाता है, प्रेजेंटेशन देते हैं रिजल्ट आ जाता है, दो तरह से होता है। लेकिन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, शेयर द, यानी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सेलिंग, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें भी क्या बताया जाता है कि आप किसी को एनरोल कर रहे हैं तो आप इससे दो अप्रोच ले सकते हैं, जो हम आने वाले टाइम में शुरू करेंगे। दिव्यांश सर उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, जल्दी से इसको कंप्लीट कर देता हूं। उसमें हम क्या प्लान कर रहे हैं कि कोई भी पर्सन जो बिजनेस के लिए आ रहा है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो अपने साथ बाय करे, उसमें से कुछ प्रोडक्ट जो है वो अपने घर पे रखे, ड्राइंग रूम में रखे, जो दिखता है वो बिकता है। सेकंड, कुछ प्रोडक्ट वो कंज्यूम कर ले अपनी फैमिली में, और कुछ प्रोडक्ट वो अपने बैग में रखे अपने साथ, ताकि वो कहते हैं ट्रैवल कर रहा है तो उसके पास ऑन द स्पॉट प्रोडक्ट किसी को देने के लिए रहे। इससे आपके लिए प्रोडक्ट सेलिंग भी आसान हो जाएगी और इस तरह का किट बन सकता है। तो आज बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, जैसे इंडिया के अंदर बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अंदर जैसे एक पूरा लैपटॉप बैग होता है, वो लैपटॉप बैग रहता है, उसके अंदर वो पूरे प्रोडक्ट कैरी करते हैं अपने साथ, यानी कहीं भी कोई मिले तो उसको पकड़ के इसलिए बोले आप मोटे लग रहे हैं, मैं आपको बताऊं पत्ते कैसे हो सकते हैं, अभी पी के देखो। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपका प्रोडक्ट आपके पास अभी है तो जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारना चाहिए, ठंडा होने के बाद आप कितना ही हथौड़ा मारें आपका आयरन रॉड जो है वो शेप चेंज नहीं करता है। तो आपका जब क्लाइंट या कस्टमर जो है हॉट है, यानी वो कह रहा है मुझे मम्मी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो तभी तो डायबिटीज दोगे। जब डायबिटीज ठीक होगी मम्मी की, या बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी तभी तो डायबिटीज देनी है, जब कंट्रोल में आ गई फिर आप करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं। तो इससे क्या होगा, अगर आप शेयर द प्रोडक्ट यानी लोगों को प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देंगे और रिटेलिंग सिखाएंगे, यानी प्रोडक्ट सेल कैसे करना है, तो सेल्स बढ़ेगी, मानते हो, यानी पर्सनल सेल्स मेरे पर्सनल एफर्ट से हो पाएगा, कुछ रिटेल प्रॉफिट कमा पाऊंगा। रिटेल प्रॉफिट इसलिए जरूरी है, आप समझिएगा, आपका जो बाइक का खर्चा होता है, ट्रैवलिंग का, आपका कोई कार का एक्सपेंस है ट्रैवलिंग का, वो सारा पैसा डायरेक्ट सेलिंग क्या कहती है, आपको रिटेल प्रॉफिट से निकालना चाहिए। आप सबने ये तो सुना होगा ना, डायरेक्ट सेलिंग में पैसा नहीं लगता, सुना?
ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग फ्री होती है, लेकिन कितने लोग ये मानते हैं कि फ्री होती है? बहुत सारे लोगों को 18 सालों में मैं ये कहते हुए जानते, नहीं किसने बोला फ्री होती है? नहीं होती, बहुत पैसा लगता है सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करने में। अगर आप राइट डायरेक्ट सेलिंग करो तो 1 रुपया नहीं लगता। आप जो आईडी ग्रीन कराने के लिए प्रोडक्ट लेते हो, वो भी आपको अगर सेल करना आता है तो आपकी ज्वाइनिंग तो फ्री होगी ना। मैंने 10,000 के प्रोडक्ट लिए, उससे मैंने आईडी एक्टिवेट कराई, वो 10,000 रुपए के प्रोडक्ट मैंने बेच दिए, तो मेरी बिजनेस डेजॉय नेपाल ज्वाइन करने में कितने पैसे लगे? दिस इज बिजनेस। लेकिन आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज्वाइनिंग के पैसे के प्रोडक्ट सेल कर दिए और बिजनेस फ्री है? नहीं है ना? यही करना है। और 1 साल के बच्चे को बता सकते हैं कि तूने ये गलती करी है, आने वाले जो फैमिली में बच्चे हैं उनके साथ नहीं करनी, नहीं तो क्या होगा? डुप्लीकेशन गलत चीज का हो जाएगा। आज हर कंपनी के प्लान में लिखा तो होता है रिटेल प्रॉफिट, लेकिन सिखाया कोई कंपनी नहीं सिखाती। सीधा टीम बनाना, प्लान कैसे देना है, जाओ भर्ती कर लो, लोगों को रिक्रूट कर लो। लेकिन जिस कंपनी ने ये सिखाया कि प्रोडक्ट बेचना कैसे है, वहां ना तो कभी बल्क बाइंग होगी, ना प्रोडक्ट की डंपिंग होगी, क्योंकि उसे बेचना आता होगा। वो कंज्यूम कर लेगा और सेल कर देगा। तो पहला बेनिफिट सेल बढ़ेगी, दूसरा बेनिफिट रिटेल प्रॉफिट बढ़ेगा, तीसरा सेल्स के स्किल्स आपके इंप्रूव होंगे, क्योंकि बेचना, सेल करना साइकिल चलाने के जैसा है जो आप किताब पढ़ के कभी नहीं सीख सकते। कैसे सीखोगे? प्रैक्टिस। साइकिल चलाना जैसे सिखाता, 2-4 बार गिरते हैं, बैलेंस नहीं बनता, दिमाग में तो पहले यही आता है 2 टायर खड़े कैसे होंगे, बैलेंस कैसे बनेगा, लेकिन विद प्रैक्टिस हो जाता है। पीछे से पापा ने साइकिल पकड़ी और आपने पेडल मारा और आपको पता ही नहीं लगा, पहले तो आप घबरा रहे थे, पापा छोड़ मत देना, पापा छोड़ मत देना। पापा ने पीछे से बोला चल 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 चल, मैं पकड़ रखी है। अब चक्कर काट के आए, देखा पापा तो वहीं खड़े। तो साइकिल किसने पकड़ी हुई है? किसी ने नहीं पकड़ी हुई। यही काम होता है अपलाइन का, सिखाने का। तो सेल्स बढ़ाएगा, रिटेल प्रॉफिट बढ़ेगा और सेल्स आपके बढ़ेंगे। दूसरा, ट्रस्ट और रिलेशनशिप बिल्ड होगा, क्योंकि जब आप नॉलेज खुद शेयर करेंगे और प्रोडक्ट का डेमो दिखा पाएंगे तो लोगों का बिलीव आप बढ़ा पाएंगे, लोग विश्वास करेंगे। नेक्स्ट, आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगी, क्योंकि ये चीज हर किसी को नहीं आती होगी और आपकी कंपनी के प्रोडक्ट डेमो दिखाए जा सकते हैं। पर नेपाल की मैक्सिमम कंपनीज के प्रोडक्ट ऐसे हैं ही नहीं जिसका डेमो आप दिखा सकते। हर प्रोडक्ट का आप डेमो दिखा सकते हैं, आपको बस वो समझना है कि इस प्रोडक्ट को कैसे मार्केट से डिफरेंशिएट करना है। वो अगर आपको पता है तो आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेजरिंग सक्सेस, यानी आपको पता होगा बिफोर एंड आफ्टर यूज की रिपोर्ट्स अगर आप ले रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि ये प्रोडक्ट मैंने दिया तो ये रिजल्ट आया, और पहले बीमारी इसकी इस लेवल की थी, अब बीमारी इस लेवल की आ गई। और आप अपने कस्टमर्स की जब एक खुद फाइल बना लेंगे कि आपके पास आपके एक कस्टमर का है जिसमें रेनल शील्ड आपने एक कस्टमर को दी तो उसका रिजल्ट आ गया, आपने डायबिटीज को दी उसका डायबिटीज कम हो गया। तो आपको क्या करना है, ये लिख लेना, आपको हर कस्टमर को अगर आप प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उससे बिफोर प्रोडक्ट यूजेस की रिपोर्ट कंपलसरी लेकर मोबाइल में फोटो खींच कर रखो, या आदत बनानी, हैबिट। और जब वो बोले कि इंप्रूवमेंट आई है तो उसकी दोबारा रिपोर्ट करवाओ। आप भले अपने पैसा लगाकर भी उसकी अगर रिपोर्ट करवाओ तो ना डायबिटीज की, वो भी आपका एक बिजनेस टूल बन जाएगा, क्योंकि आपके पास अब दिखाने के लिए है कि देखो मेरे कस्टमर का जो है पहले ये था अब ये हो गया। तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी कस्टमर या रीडर आपका जिस क्लाइंट को आप प्रोडक्ट दे रहे हो उसका बिफोर यूजेस और आफ्टर यूजेस की आपको रिपोर्ट करवाना है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट आता है इसमें, आइडेंटिफाई द व्हाई। नब्ज पकड़नी जरूरी है। बर्निंग डिजायर फॉर सक्सेस। हनुमान जी का प्लान नहीं था लंका जलाने का, लेकिन हनुमान जी की किसी ने पूंछ में आग लगा दी थी। सिमिलरली रॉकेट का मन नहीं था उड़ने का,
लेकिन रॉकेट की पूंछ में किसी ने आग लगा दी। उसी तरह से वाई होती है, या तो इंसान के सपने उससे काम करवाते हैं या फिर कोई खुंदक या चैलेंज, खुंदक नहीं समझ पाए तो चैलेंज समझ लीजिए। तो या तो एपीजे अब्दुल कलाम की तरह सपना होगा मिसाइल मैन या साइंटिस्ट बनने का, और या फिर धीरू भाई अंबानी की तरह चैलेंज होगा कि पेट्रोल पंप पे तेल डालते थे, किसी ने बोल दिया कि तू क्या अमीर आदमी बनेगा, और मर्सिडीज पे हाथ रख के उसने कहा कि एक दिन ऐसी गाड़ी मेरे पास होगी, और उसके साथ को वर्कर्स ने कहा कि इस गाड़ी का तो टायर भी नहीं खरीद सकता, तो मर्सिडीज की बात कर रहा है। तो वो उस चैलेंज के लिए कामयाब बना, दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं कर सकता हूं। तो या तो आपका सपना होगा डेजॉय नेपाल में सक्सेसफुल बनना, या फिर कोई आपका पुराना दोस्त होगा जो ये कहकर आपको उसने भेजा होगा कि देखते हैं तू भी क्या तीर मार लेगा डेजॉय नेपाल, यहां तो तेरे से कुछ बना नहीं। तो अब या तो आप यहां भी फेल हो जाओगे तो वो जीत जाएगा, और या फिर आप यहां उसे कामयाब होकर दिखाओगे ताकि उसे समझ में आए कि वहां सिस्टम ही गड़बड़ था। तो अच्छा, तो वाई आइडेंटिफाई करनी जरूरी है। अब उसके लिए हम एक सिस्टम लेके चलते हैं जिसमें हम किसी भी न्यू पर्सन को कई चीजों पे फोकस लेकर आते हैं। पहला आता है डायरी, नेक्स्ट आता है उसके ड्रीम्स, उसके बाद ड्रेस कोड एंड डिसिप्लिन, जो कल्चर बिल्डअप होता है। अब कोई पुलिस वाला है आपके यहाँ काठमांडू में, अगर वो ड्रेस में नहीं है और आपको रोड पे ऐसे रोक ले, रुकोगे आप? नहीं रुकोगे ना। कोई भी ऐसी रैंडमली अगर सड़क पे आपको ऐसे रोक रहा है, रुक, नहीं रुकोगे। और रोक भी नहीं उसने तो आप उसको 2 थप्पड़ मार दो, कैसे रोक दी मेरी गाड़ी। लेकिन अगर वो पुलिस की ड्रेस में है तो आप रुकोगे भी, वो जो बोलेगा आप करोगे भी, और उसको प्लीज प्लीज भी करोगे। ये अंतर किस चीज का है? ड्रेस का। भगवान ना करे आपकी फैमिली में कोई बीमार हो जाए और इमरजेंसी हॉस्पिटल में आप हो और कोई ऐसा पर्सन आया जल्दी से टी शर्ट पहनकर और इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है, तो आप उसको रोकोगे, भाई कहाँ जा रहा है? तो बोले मैं डॉक्टर हूँ, ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, तेरे भाई का नहीं जाने दोगे। क्यों? कोट कहाँ है? अरे तूने वो तो टांग नहीं रखा स्टेथोस्कोप, कैसे मान लो डॉक्टर है। ड्रेस मैटर करती है, डिसिप्लिन बिल्ड करता है और कल्चर बिल्डअप होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ड्रेस के लिए क्या होता है, मैंने जहाँ कई जगह देखा है, कई लोगों को जो बताया जाता है ड्रेस कोड, तो वो कहते हैं कि सर एक बार चेक बन जाए, मेरा पे आउट आ जाए तो मैं कपड़े भी खरीद लूंगा। ठीक है। और बिजनेस क्या कहता है, अगर ड्रेसअप चेंज करेगा तो पैसा है। लेकिन वो क्या सोच रहा है, एक बार पैसा आ जाए फिर ड्रेस चेंज करूंगा, पैसा ही आ जाएगा तो फिर ड्रेस चेंज करने की क्या जरूरत है, होगा ही नहीं। तो एक्चुअली में आइडेंटिफाई होना चाहिए कि आप अलग हैं। अगर पूरी बारात, शादी की बारात जा रही है तो घोड़े पे दूल्हा ही बैठा होता है। कभी देखा है बारात में 10 लोग घोड़े पे? नहीं होता ना, सिर्फ जिसकी शादी होती है उसी को बैठाते हैं ताकि वाइफ को पता लगे कि माला किसको पहनानी है। शेरवानी एक नहीं पहनी होती है, सहरा एक नहीं बांधा होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए। वैसे ही बिजनेस में ड्रेसअप इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन के लिए भी और कल्चर बिल्डअप के लिए। 4th डेडिकेशन, जो आपकी हैबिट फॉर्मिंग से बनती है। एंड 5th डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन फिर कल्चर के साथ आता है। अब इसके अंदर जो है सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपनी डायरी बिल्डअप करते हैं। डायरी आपको देखनी हो तो आप सब देख सकते हैं वीरेंद्र जी की। वीरेंद्र जी कहाँ है? तो वीरेंद्र जी का आप डायरी देख लेना, ठीक है। वो आपको बताएंगे कैसे डायरी बनानी है, सीख जाएंगे आप। तो क्या करते हैं हम, ड्रीम। जब तक सपने को दिमाग में रखोगे वो कभी गोल नहीं बनता। तो सपने को जब आप डायरी में लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा वो? गोल। जागो गोल। अगर मैं अकेला बोलता रहूंगा ना तो मेरा गला मुझे बोलेगा क्यों चिल्ला रहा है, और अगर आप भी चिल्लाने लगे हम सब पागल हैं फिर ठीक, नहीं तो मुझे लगा पूरे हॉल में मैं अकेला पागल हूँ तो मुझे टेंशन होगी थोड़ी सी, बता दिया कि काटवाने में पागल खाना। तो ड्रीम अगर लिख दिया तो क्या बन जाएगा, गोल। गोल को अगर स्टेप्स में, टुकड़ों में बांट दिया तो वो बन जाता है प्लान। और प्लान अगर एक्शन ले लो प्लान पर तो वो फिर अचीवमेंट बन जाता है।
तो ये आपकी गोल सेटिंग जो होती है वो आपकी इस तरह से काम करती है। तो वही चीज हम जो है बेसिक ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं कि आपका दिमाग में जो सपना है उसको कहाँ लिखना है, डायरी में लिखना है, तो वो क्या बन जाएगा, गोल। गोल को जब आप स्टेप्स में बांट देंगे, जैसे आईफोन लेना है, आईफोन 16 प्रो लेना है, तो अब इंडिया में मान लो 1.5 लाख रुपए का आता है, तो अब मुझे क्या पता लग गया कि आईफोन 16 लेना है तो 1.5 लाख रुपए कमाना है। अब 1.5 लाख रुपए कमाने के लिए ये तो हो गया गोल। अब उसके लिए मुझे प्लानिंग चाहिए। 1.5 लाख रुपए कमाना है तो कितने बीवी की मैचिंग करनी पड़ेगी, ये क्या होगा, प्लान। क्लियर है? अब वो 1.5 लाख कमाने के लिए जितनी मैचिंग करनी है उसके लिए जो मैं एक्शन लूंगा उससे मेरा ये सपना पूरा होगा। लेकिन लोग लिखते ही नहीं है, इसलिए होता नहीं है। और इसीलिए वाई क्यों चली है, इफ द वाई इज कंपेलिंग इनफ पीपल विल फाइंड आउट। यानी अगर आपकी वाई स्ट्रांग है तो करना कैसे है तो कोई भी इंसान ढूंढ सकता है। क्योंकि अगर मर रहा होगा ना इंसान तो सबसे ज्यादा उसको अंदर किस चीज की लगेगा, क्या चाहिए उसको, जिंदगी चाहिए, फिर उसे पैसा नहीं चाहिए होता है। तो बड़े ऋषि थे, उसके बाद एक स्टूडेंट आया, उसने बोला कि मुझे ना कामयाब होना है तो क्या करूं, तो साधु जी ने कहा कि कल सुबह नदी किनारे आ जाओ। उसने लगा कोई ज्ञान देंगे, बुद्ध बाबा जी के अंदर बैठा लिया उसको, नदी के पास पहुंचा तो ढूंढ रहा है बाबा जी कहाँ है, तो बाबा जी बीच नदी में। तो बोला गुरु जी आ गया, तो बोला नदी में आ जा। तो नदी में आ गया, गुरु जी से दक्षिणा लेनी थी उसको, तो हाथ जोड़ के बोला हाँ कामयाब बना दो। तो गुरु जी ने ऐसे उसकी गर्दन पकड़ी, नदी में डुबो दिया। तो पहले सांस जब रुकने लगी तो थोड़ा ऐसे बाहर निकला और एकदम से जैसे, अब उसको लगा कि गुरुजी ने मुझे मारने की कोशिश किया, तो गुरुजी को मारने को हो रहा था। तो गुरुजी ने उसको रोका, बोला अंदर गया था तो क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी लगी। बोला ये क्या अजीब सा क्वेश्चन है, अंदर पानी की मुझे सांस चाहिए थी। क्या चाहिए थी? ऑक्सीजन। तो गुरुजी ने कहा जिस दिन कामयाबी भी ऑक्सीजन जितनी जरूरी तेरे लिए हो जाएगी तुझे मिल जाएगी। तो वाई जो है आपकी, वो आपकी ऑक्सीजन की तरह अगर है तो आप आओ ढूंढ लो। अगर आपको पता है क्यों करना है तो कैसे करना है वो इंसान अपने आप ट्रेनिंग लेके सीख लेगा। कोई नहीं भी मिलेगा ना तो एकलव्य की तरह सीख लेगा। कई लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे से भी सीख लेते हैं, क्योंकि अप्लाई नहीं होती है किसी के पास, और जिसके पास होती है उसे कदर नहीं होती। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है इसके अंदर हमारे लिए आता है, वाई क्या है, पीएमएम, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। यानी ऐसी क्या चीज है जो आपको कैटलिस्ट की तरह फास्ट कर दे आपकी रिएक्शन को। तो वो आपकी या तो कोई बहुत बड़ा सपना हो सकता है या कोई बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। जैसे आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ा हुआ है तो या तो आप सुसाइड कर लो, क्योंकि लोग जो पैसे वाले हैं वो आपको छोड़ ही नहीं रहे, और या फिर आप इतनी मेहनत करो, कमाओ और सबका पैसा वापस करो। दो ही चीजें। तो जब कामयाबी आपके लिए इतनी जरूरी हो जाएगी वो आपका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर बनता है। अब जनरली क्या होता है, जब हम लोगों को बिना गाइडलाइंस के बोलते हैं कि आंसर करो तो लोग आंसर नहीं कर पाते। क्वेश्चनर जो होता है, जो रिसर्च होती है, रिसर्च में जब लोगों से पूछा जाता है ओपन चॉइस क्वेश्चन, यानी ये यहाँ आप कैसे कामयाब होना चाहते हैं, अब उसका कुछ ऑप्शंस नहीं दिए हुए तो लोग आंसर नहीं कर पाते। यही चीज ट्रेनिंग में होती है। तो हम कंपनी क्या बोल रही है कि प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है आप खुद आइडेंटिफाई ना कर पाए। तो कंपनी क्या बोल रही है कि हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, इनमें से हो सकता है आपका कोई कंपेलिंग फैक्टर हो। तो जैसे हो सकता है आप एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहते हैं, करंट इनकम में आपका सपने पूरे नहीं होंगे, या फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, या बिजनेस अपना करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा टाइम चाहते हैं फैमिली के साथ, या फिर पर्सनल डेवलपमेंट चाहते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं, सोशल वर्क करना चाहते हैं, नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, रिटायरमेंट सिक्योरिटी चाहते हैं कि जब शरीर काम नहीं करेगा तो क्या करूंगा, जीवन से जाने के बाद फैमिली के लिए लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं कि आपके बाद भी आपके परिवार को पैसा आता रहे। तो ये कुछ एग्जांपल यहाँ पर है। तो वो क्या आपके लिए रहता है, वो आपका कोर वाई रहता है। तो ये आपका इस तरह का आपको चार्ट मिलेगा जिसमें आप अपने रीजंस लिख सकते हैं कि आप डीजॉय में क्यों आए। क्लियर हो पा रहा है? तो ये आपको
बनाना नहीं है, आपको बना बनाया मिलेगा। आप में से अभी किसी के पास है बिजनेस प्लानर गाइड बैक वगैरह में किसी, तो जिन जिन के पास है आप देख सकते हो, तो उसमें आपको इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा। आपको सिर्फ यहाँ पर अपना सपना लिख देना। तो अब इसमें क्या रहता है, आपको अपने गोल्स को सेट करा, उसके बाद कमिटमेंट करी और अकाउंटेबिलिटी बिल्ड करी, तो आपकी कामयाबी आती है। यानी अपने डायरी में लिखा हुआ है। तो हम क्या करते थे, जब भी मेरी टीम में कोई ऐसा पर्सन होता था, बोलता था सर अब मैं छोड़ रहा हूं, अब मेरा मन नहीं कर रहा, थक गया, रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो मैं उसको एक बात बोलता था, एक बार मिल ले और अपनी डायरी ले आना, उसके बाद छोड़ो। वो डायरी लेकर आता है, मैं उसकी डायरी खोलता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ कि याद कर क्यों ज्वाइन किया। आधे घंटे के अंदर वो रोने लग जाता है कि सर क्या करूं, हो नहीं पा रहा, सपना तो है। तो वही आपको पता है, वो टच पॉइंट है। आपका लीडर आपको कभी छोड़ के जाएगा ही नहीं, अगर आपको पता है कि उसने क्यों ज्वाइन करा है। इसीलिए आपके पास खुद की भी डायरी होनी चाहिए और आपके पास आपकी टीम की भी डायरी बनी होनी चाहिए। जो आपके कम से कम 10 कोर लीडर हैं, उनकी डायरी में क्या लिखा है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता तो हो कि अगर इसको भगाना है तो इसकी कौन सी नब्ज दबानी है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एक कोच का काम क्या है, यही तो है। मेंटोर का काम क्या है, पुश करना है। फादर का काम क्या था, साइकिल के पीछे उसको बताना कि मैंने हाथ पकड़ा हुआ है तो गिरने नहीं दूंगा, कॉन्फिडेंस देना। तो ये आपकी इसमें रहता है कि हम स्मार्ट गोल्स की बात करते हैं। गोल्स लिखने से पहले उसे बताते हैं कि गोल्स कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक यानी टू द पॉइंट होने चाहिए। आईफोन अगर लेना है तो आईफोन कौन सा, आईफोन 7 भी आता है, आईफोन 10 भी आता है, 12 भी आता है, 13 भी आता है, 15 भी आता है, 16 भी आता है, ठीक है, 256 GB का भी आता है, 1 TB का भी आता है, प्राइसेस अलग अलग है। तो स्पेसिफाई करना जरूरी है, क्योंकि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या करता है वो, आपका फेल होते ही आपको क्या बोलेगा, बहाना बना देगा। जैसे बच्चा बोलता है पेपर आउट ऑफ सिलेबस था इसलिए फेल हो गया, नहीं तो मैं टॉप कर ही जाता। तो इसलिए स्पेसिफाई अगर कर देंगे तो वो गोल अचीव होगा। मेजर कर सकें आप उसको कि आईफोन 16 अगर लेना है तो कितने रुपए का आएगा, एक्शन प्लान बना पाए, रियलिस्टिक हो। यानी ऐसा ना सपना लिख देना कि मंगल ग्रह पे मुझे प्लॉट लेना है, तो सपना तो सपना होता है पर लिख सकते हो, लेकिन उसके भविष्य में पता नहीं कब पूरा होगा, खुद ही नहीं पता। एंड देन टाइम बाउंड, डेट स्पेसिफाई करनी जरूरी है। नहीं तो ऐसा कहना इस साल में गाड़ी लूंगा, ये 2025 निकल गया, 2026 में मैंने दोबारा पूछा भाई तुम 2025 में गाड़ी लेने वाले थे, बोला सर मैंने तो 2025 बोला ही नहीं, मैंने तो बोला था इस साल में। तो 2026 में भी बोल सकता है वो इस साल गाड़ी में, और 2027 में भी यही बोल सकता है कि इस साल गाड़ी में। तो स्पेसिफाई तो हुआ ही नहीं, तो इसको कहते हैं स्मार्ट गोल्स। फिर ये भी अगर आप ना समझ पाए तो आपको बिजनेस प्लानर में ये सब लिखा मिलेगा, इनमें से आपको टिक करवाना है कि कौन कौन सा चीज आप फाइनेंशियल ड्रीम्स में अपना चाहते हैं। फिर लाइफस्टाइल ड्रीम्स आ जाता है, दुनिया घूमना है, इंटरनेशनल टूर करना है, 5 स्टार होटल में स्टे करना है, लाइफ एंजॉय करनी है, पापा मम्मी को 5 स्टार में डिनर कराना है, फैमिली के साथ आउटिंग पे जाना है। ऐसे बहुत सारे ड्रीम हो सकते हैं जो लाइफस्टाइल या एक्सपीरियंस से जुड़े हो। देन पर्सनल ग्रोथ वाला हो सकता है, स्किल डेवलप करना है, ड्रेसअप इंप्रूव करना है, अच्छा स्पीकर बनना है, अच्छा मेंटोर बनना है, टॉप अचीवर बनना है, रिटायरमेंट प्लान करना है, रेजिडुअल इनकम बनानी है, पैसिव इनकम बनानी है। ऐसे कई ड्रीम्स जो है वो आपके हो सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने टॉप 3 ड्रीम्स लिखते हैं जो आप सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर इस तरह से अपनी स्मार्ट गोल्स लिस्ट बनाते हैं। मतलब कंपनी ने आपको परफॉर्मा ही बनाकर दे दिया कि आपको यहाँ लिखना है अपना सपना, यहाँ लिखना है डेट, उसके लिए कितने पैसे कमाने हैं वो लिखना है, और यहाँ पर कितना लिखना है कितने बीवी की मैचिंग है। तो जो मैंने आपको बताया था वो सारी चीजें यहाँ पर आपको टेबल ही बनकर मिल जाए। क्लियर है? Yes. फिर हम बात करते हैं एक्शन प्लान। अब गोल बना लिया, अब एक्शन प्लान चाहिए। व्हाट यानी सपना क्या था, हाउ यानी हम उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कितने बीवी चाहिए, उस बीवी के लिए कितनी ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी, या कितना प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, कब तक करना है,
और किसके साथ करना है। यानी मुझे अपने लेफ्ट और राइट या ग्रुप ए और ग्रुप बी में वो लोग ढूंढने पड़ेंगे जिनके साथ मिलकर मुझे ये टारगेट पूरा करना है। और लास्ट में आता है पता कैसे लगेगा कि सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, यानी हाउ विल वी नो, कैसे पता लगेगा कि सही जा रहे हैं। कि 3 महीने, जैसे अब फॉर एग्जांपल आपका थाईलैंड ट्रिप है, अब थाईलैंड ट्रिप में आपको 2.5 लाख बीवी की मैचिंग कर रही है फॉर एग्जांपल, तो वो 6 महीने में करना था। तो अगर आपके 4 महीने हो चुके हैं और 2 महीने बचे हैं मई और जून के, तो आपको पता है कि अगर 2 लाख बीवी मैच हो चुका है तो मुझे कितना करना बाकी रह गया, 50। तो ये क्या है, इंडिकेटर। इससे आपको पता लगता है कि टारगेट कितना हो चुका है और कितना करना है। 4th आता है मेमोरी लॉगर, कॉन्टैक्ट लिस्ट बिल्डर, यानी जिसके पास जितनी बड़ी लिस्ट उसके पास उतना बड़ा बिजनेस। बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर आप जाएं, और आई थिंक जैसे गिरधर जी का इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस और बैंकिंग इंडस्ट्री में एक बात कही जाती है, जितने लोग पूछेंगे कैसे उतना आप कमाओगे पैसे। यानी जितनी ज्यादा इंक्वायरीज जनरेट करोगे, जितने ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग जनरेट करोगे, उतनी ज्यादा सेल्स कन्वर्ट होंगी। इसीलिए प्री जज नहीं करना होता है। तो यहां पर आप क्या करते हैं कि उनकी मेमोरी लॉगर, अब कंपनी ने बोला कि जैसे हम पहले क्या बोलते थे कि लिस्ट बना लो, फ्रेंड लिस्ट बना लो, तो हम क्या करते हैं, हमें याद ही नहीं आता किस किसकी लिस्ट बनानी। तो कंपनी ने आपकी इसमें भी हेल्प करी है कि आपको पूरा का पूरा इसके अंदर मेमोरी लॉगर मिल जाएगा। अलग अलग प्रोफेशन, जैसे आप रिलेटिव्स, फॉर एग्जांपल एक मैंने आपको टॉपिक दे दिया रिलेटिव्स, तो आपको अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उन सब का नाम लिख देना है, बिना ये सोचे कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं करेगा। उसी तरह से एक आपका आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल पैटर्नल रिलेटिव्स, यानी पापा की साइड वाले रिलेटिव्स लिख दिए, मम्मा की साइड वाले रिलेटिव्स लिख दिए, तो आपके लिए क्लियर होता जाएगा। वाइफ की साइड वाले रिलेटिव्स लिख दिए, ससुराल वाले, वो भी तो कंज्यूमर तो बन ही सकते हैं। तो ऐसे आपका ये पूरा मेमोरी लॉगर काम करता है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डोंट प्री जज एनीबॉडी। आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ डिसाइड करता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, पहले हम टॉप 10 लोग जो आपके इन्फ्लुएंस में हैं, जो आपसे प्लान भी नहीं पूछेंगे, आपने बोला कि ये करना है तो वो कर लेते। आप में से भी कुछ लोग ऐसे ही होंगे, वीरेंद्र जी ने बोला चलो करेंगे, तो आप लोगों ने ना प्लान पूछा ना कंपनी पूछी, आपने कर लिया। तो वैसे ही हर इंसान के पास 8 से 10 लोग ऐसे होते हैं जो उसके खास होते हैं। तो इन खास लोगों के साथ पहले आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने मेमोरी लॉगर का फायदा ले सकते हैं। इसमें आप, ये आपको बताता है कि तकरीबन हर इंसान के पास 1000 लोग तो होते ही, लेकिन हम दिमाग में अगर देखें तो हमें 1000 लोग याद नहीं आते। तो जब हम किसी को फैमिली में शादी में भी इनवाइट करते हैं तो पूरा फैमिली बैठती है कि मासी की फैमिली वाले, सास ससुराल वाले, इसके वाले उसके वाले, कोई छूट ना जाए। वैसे ही जब लिस्ट बनाई जाती है तो मेमोरी लॉगर यूज किया जाता है ताकि कोई छूट ना जाए। लीडर ना भी बने तो कम से कम यूजर तो बनेगा। 5th पॉइंट जो आता है वो आता है आर्ट ऑफ इन्विटेशन। बताया भी कुछ नहीं और क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं। जैसे आप जनरली कार्स के देखते हैं, कोई नई कार लॉन्च हो रही होती है तो कार पे पूरा लाल कपड़ा होता है, कार दिखाते नहीं, आ रही है आ रही है आ रही है, फिर उसकी सिर्फ हेडलाइट दिखा देते हैं या बैक टेल लाइट दिखा देते हैं, तो क्यूरियोसिटी बिल्ड हो जाती है। अच्छा कोई गाड़ी आ रही है, अच्छा एसयूवी लग रही है, बड़ी है, ऊंची है, बड़ी है, तो ये क्या होता है, क्यूरियोसिटी बिल्ड करना। तो वैसे ही इन्विटेशन के अंदर आप कभी प्लान नहीं बताते हैं लेकिन क्यूरियोसिटी बिल्डअप कर लेते हैं। जैसे अगर आप अभी मीटिंग में हैं तो इस मीटिंग की होटल की फोटो भी खींच के फेसबुक पर डालेंगे तो क्यूरियोसिटी बिल्डअप हो जाएगी। हो सकता है आपके जानने वाले लोग आपसे पूछे कहां गया था। तो ये भी कई तरीके होते हैं इन्विटेशन के, ठीक है, जिसके अंदर आप प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, आप सिर्फ इन्विटेशन पे फोकस करते हैं कि उनको इनवाइट करना है, ज्वाइन नहीं कराना है, सिर्फ फोकस किस चीज पे है, क्यूरियोसिटी बिल्ड करने पे। उसके अंदर लगे उसको फॉर्म क्रिएट होना चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो जो फियर है वो उसके अंदर आना चाहिए, यार ये कुछ कर रहा है मैं क्यों नहीं कर रहा, मुझे भी करना चाहिए।
ये कामयाब हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, या इसको ट्रॉफी मिल गई, ये एमिरेट बन गया, मैं कुछ नहीं किया, या ये देशवा में इतना आगे बढ़ गया, मैंने तो शुरू ही नहीं करा, मैं तो देख रहा था कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं तो रह गया। तो ये क्यूरियोसिटी बिल्ड करना आपका मास्टर ऑफ आर्ट ऑफ इन्विटेशन है, और ये आपको कंपनी कुछ इसमें गाइडेंस देती है, लेकिन ज्यादातर ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली जो है आपकी अप्लाई सिखाएगी। इसका आपको ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट जो है वो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी कि इंपॉर्टेंट जो चीज रहेगा इनवाइट करने से पहले माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, यानी एक्साइटमेंट बिल्ड करना है, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना है, सारा कुछ उसको एक साथ नहीं बताना है, ठीक है, और फिर इनवाइट अगर करना है तो नीड एनालिसिस करना जरूरी है, यानी राइट प्रोडक्ट टू द राइट कस्टमर। बच्चे को टॉफी, अंकल को कॉफी, तो रिजल्ट आएगा, लेकिन अंकल को टॉफी, बच्चे को कॉफी, तो कितनी ही अच्छी हो रिजल्ट नहीं आएगा। यानी राइट प्रोडक्ट टू द राइट कस्टमर। जिसे प्रोडक्ट मांग रहा है उसे आप प्लान दिखा रहे हो, जो प्लान जानना चाह रहा है आप उसे कंपनी की प्रोफाइल ही बताए जा रहे हो, वो तो प्लान पूछ रहा है, पैसा कैसे आएगा वो बताना है। तो आपको समझना है कि सामने वाला क्या चाहता है, तो इसीलिए आपका जो इन्विटेशन है वो उसी अकॉर्डिंग रहेगा कि सामने वाला क्या चाहता है। तो इसमें 3 तरह से बताया मुझे, जैसे अगर आप फिजिकली इनवाइट कर रहे हैं, फेस टू फेस मिलकर कर रहे हैं, तो क्या चीजें होनी चाहिए, किन चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हो इन्विटेशन करने के लिए। क्या आपके पास कोई टिकट हो सकती है कि हमारे ये सीनियर हैं, इनको मैं 1 साल पहले मिला था तो ये यहाँ पर थे, 1 साल के अंदर इनकी जीवन बदल गया है और ये काठमांडू में आ रहे हैं और मुझे इनसे 15 मिनट मिलने का टाइम मिला है। मैंने बोला है कि सर मुझे भी बता दो, मैं भी कामयाब होना चाहता हूँ, तो अगर आप चाहो तो मुझे 15 मिनट का टाइम मिला है, आप भी आ सकते हो। तो ये क्या हो गया, मैंने शॉर्ट में उसको इन्वाइट किया फेस टू फेस में। ऐसे कई तरीके जो है आप यूज कर सकते हैं। फिजिकल इन्विटेशन हो सकता है, टेलीफोनिक इन्विटेशन हो सकता है। टेलीफोनिक इन्विटेशन में जनरली लोग ये कहते हैं कि मुझे फोन पे बता दे क्या है, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों पे नहीं जाना है, कौन सी बातें नहीं करनी है। थर्ड आता है डिजिटल इन्विटेशन, जो आप बहुत पॉपुलर है, आप किसी को व्हाट्सएप पे इनवाइट कर रहे हो, इंस्टाग्राम से इनवाइट कर रहे हो, फेसबुक से इनवाइट कर रहे हो, एसएमएस के थ्रू इनवाइट कर रहे हो, आपके व्हाट्सएप के स्टेटस देखकर ही लोग इनवाइट हो जा रहे हैं। जब आप बता रहे हो कि मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, अगर आपने मतलब मैं तो इन्विटेशन ऐसी करता था, देखो आप आज पता नहीं करते नहीं करते, तो मैं जनरली क्या बोलता था, मैं इस तरह की चीजें करता था कि मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, तो जब लोगों को पता लगता तो मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, तो अपने आप ही पूछ लेते थे कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो फिर मैं बताता था मैं एंजॉय कर रहा हूँ ऐसे, तो कंपनी का टारगेट आया हो तो नहीं चल सकता है, तो वो फिर बोलता था क्या करना पड़ेगा, तो फिर बात शुरू। तो अगर उसने पूछा कैसे, तो मैं कमाऊंगा पैसे, तो क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी है जिससे वो क्या पूछे कैसे। अगर आप बोल रहे हो कि आप पार्ट टाइम पैसा कमा सकते हो, तो वो पूछेगा कैसे। आप बोलो आप वेलनेस एडवाइजर बन सकते हो, तो वो पूछेगा कैसे। आप न्यूट्रिशन हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, करियर बना सकते हो, तो वो फिर पूछेगा कैसे। ऐसे क्या क्या बातें हो सकती हैं जिससे आप उससे एक चीज निकलवा पाए, और वो क्या होगा, हाउ, कैसे, कैसे करना है, क्यों करना है, तो वो क्यूरियोसिटी बिल्डिंग आप कर सकते हैं। इसमें कई तरीके हो सकते हैं। आप डायरेक्ट इन्विटेशन कर रहे हैं, क्या चीजें नहीं करनी है, क्या चीजें करनी है, ये सारी चीजें डिटेल में आपके बिजनेस प्लानर गाइड का पार्ट है, तो मैं इसको डिटेल में भी नहीं लेके चलता। ये मैं आपको बता ही दिया कि जब आप इन्विटेशन की बात करेंगे तो आप अपनी टीम को ये बात अच्छे से समझाएंगे। इसको जब ग्लोबल ट्रेनिंग्स में हम बात करते थे तो इंग्लिश में आपको ये थ्योरी बताई जाती है, जो एमवे और जैसी कंपनीज में हम सीखते थे, तो 3SW1N थ्योरी इसको कहते हैं। सम विल ज्वाइन, सम वोंट ज्वाइन, सो व्हाट, मूव टू नेक्स्ट। यानी कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते जाओ। और हिंदी में देसी भाषा में बात करें तो कुछ कोई यूजर बनेगा, कोई लीडर बनेगा, लेकिन आया हूं तो कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगा। अब इंडिया में हमारी मूवी है, वहां पर अंदाज अपना अपना, उसमें एक कैरेक्टर होता है क्राइम मास्टर गोगो। अब आपको मूवी भी दिखानी पड़ेगी कभी एलटीपी में। तो क्राइम मास्टर गोगो जो था वो मैं एलटीपी में बताता हूं, तो वो क्या बोलता है, क्या
तो वो क्या होता है कि इसके अंदर अगर आया है तो कुछ ना कुछ वो लेके ही जाता था। मतलब एक चोर था, वो आता था तो सामने वाले पर्सन ने उसको बोला भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो बोला नहीं नहीं नहीं, आया हूं तो कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगा, तो शर्ट ही निकाल के दे दे, तो शर्ट ही ले गया उसको। फिर दोबारा मिल गया उसको, बोला तो शर्ट भी ले गया था, बोला नहीं अब दोबारा मिला है कुछ तो लूंगा। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी आपको अपने आप को क्राइम मास्टर वो बनाना पड़ेगा कि अगर आप प्लान दिखाने गए हैं, किसी के पास टाइम निकाल कर गए हैं, छुट्टी कर कर गए हैं, पैसा लगा के गए हैं, तो अगर लीडर नहीं भी बने तो यूजर तो पक्का बनाकर आऊंगा। जब आपके दिमाग में ये होगा तो फिर रिजल्ट आने लगता है। और इसमें फिर आपके लिए बिल ग्रिड का एग्जांपल आ जाता है। तो ग्लोबल रिनाउंड डायरेक्ट सेलर हैं, बहुत बड़े अचीवर रहे हैं। इनका ये थ्योरी बहुत अच्छी तरह से काम करती है, हो सकता है आपको पता भी होगा, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नए पर्सन को ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको लगता है कि मैंने 100 लोगों की लिस्ट बना ली, अब 100 तो ज्वाइन कर ही जाएंगे। उसको हम बचा के रखते हैं, उसको नहीं बताते कि लोग मना भी करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती आप करते हैं कि हम उसको बताते हैं कंपनी बेस्ट है, प्रोडक्ट बेस्ट है, तो उसको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब तो मैं इस कंपनी के बारे में जिसको बोलूंगा वो ज्वाइन हो ही जाएगा। उसको ये तो बताते ही नहीं कि रिजेक्ट भी हो सकता है। कंपनी भले ही अच्छी हो, लेकिन अगले का माइंडसेट ही खराब है, तो अगला गरीब ही रहना चाहता है तो क्या करेंगे। तो यहां पर इसीलिए बिल ग्रिड जो बहुत फेमस लीडर रहे हैं, इन्होंने पूरा एक एजुकेशन सिस्टम बनाया था और अरबपति रहे हैं। मतलब यहाँ पे इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर रुपए कमाए इस इंडस्ट्री। उन्होंने एक स्टेज पे आके एक बात बताई कि मेरी कामयाबी का राज क्या है। तो ये बहुत फेमस है, आई थिंक 25 साल से तो मैं जानता ही हूँ कि 1200 लोगों को प्रेजेंटेशन दी। 1200 लोगों में से इतने बड़े लीडर जो आज इतना पैसा कमा चुके हैं, वो क्या कह रहा है 900 लोगों ने मना। यानी अब मैं अपनी टीम को इससे क्या बता रहा हूं कि अगर इतना बड़ा लीडर, इसके अगर 900 लोगों ने मना करा है तो हमारे भी मना करेंगे। फिर 300 लोगों ने हाँ बोला, 300 लोगों ने हाँ यार चीज बढ़िया है, लेकिन 300 लोगों ने हाँ बोला, लेकिन आईडी कितनों ने ग्रीन कराई? कईयों ने फिर क्या बोला, नहीं चीज तो अच्छी है, कंपनी तो अच्छी है, पैसा नहीं है, कंपनी तो अच्छी है पर मेरी वाइफ नहीं मान रही, कंपनी तो अच्छी है लेकिन मेरे पापा नहीं मान रहे, कंपनी तो अच्छी है लेकिन टाइमिंग नहीं मेरे पास। तो उन्होंने बहुत सारे बहाने बना दिए। तो कितने बचे? 85 जिन लोगों ने आईडी ग्रीन कराई, मैं आपको आपके टर्म्स में बता रहा हूं, 85 में से सिर्फ 35 होते हैं जो ट्रेनिंग में आते हैं, लीडर बनना चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने बोला 35 जो लोग ट्रेनिंग में आते थे उनमें से सिर्फ 11 लोग जो हैं वो थे जो कोर बने मेरे, और उन्होंने मुझे आज करोड़पति बनाया। तो इससे मैं क्या सिखा सकता हूं अपनी टीम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? yes. लोग मना भी करेंगे, लोग ज्वाइन कर कर हाँ भी बोलेंगे, कंपनी अच्छी है लेकिन ज्वाइन नहीं करेंगे, ज्वाइन कर कर मीटिंग्स में नहीं आएंगे। जैसे अब मैं अगर डाटा निकालूं काठमांडू का कि काठमांडू में कितने लोग ज्वाइन हुए हैं, तो क्या सारे एक्टिव लीडर जिन ने ज्वाइन करा था कल सब आए थे? नहीं आए। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, तो बाटा बुलाई है, ऐसा होगा। लेकिन मुझे क्या समझना है कि जो 35 आए थे, अब इनको कोर बनाना है। इनको क्या बनाना है? डीबीओ, डे जॉय बिजनेस ओनर बनाना है। और इनको अगर डीबीओ बनाए तो ये मेरी कामयाबी क्रिएट करेंगे। एंड यू बिल्ड पीपल एंड पीपल विल बिल्ड योर बिजनेस। तो ये आपका जो है 5 पॉइंट हो जाते हैं। अब लास्ट जो पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं, और उसके बाद जो है कोर को देखते हैं। इनमें से कोई पॉइंट ऐसा हो जो ना समझ में आया हो? हाँ ना? जिंदा भाई लोग हाथ उठाएं सब, जो लोग जिंदा हैं। यस सर। देखो हाथ में उठाओ।
क्या हो गया सर, हाथ नहीं उठ रहा? कहाँ हो? कहीं और पहुंच गए थे क्या? एक बार खड़े हो जरा। सप्लीमेंट कौन कौन खाता है? पक्का? पक्का सर। चलो चलो, अब खड़े हो जाओ, थोड़ा सा दूर दूर हो जाओ और हम 100 बार कूदेंगे। खाते हो ना सप्लीमेंट? यस सर। 1 2 मैं नहीं कहा। चलो हाथ उठा के। यस सारे। वीरेंद्र जी हाथ उठाओ। पैर दर्द है ना? कमर भी दर्द है ना? चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सभी से उठ लो। 99 कहाँ तक हो गया? रोका नहीं था भाई मैंने। मैंने किया था अभी। अपने आप ताली बजाए रुक गया। चलिए बैठिए। थैंक यू। पानी पी लीजिए। ठीक है। 6 पॉइंट वाला